आज पॉरीफेरा पढ़ना है। पहले हम नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद मॉड्यूल से पढ़ेंगे। फाइलम पॉरीफेरा, और ये वो नोट्स हैं जो हमारे एलन के टीचर्स ने हमें बनवाए थे कोचिंग के टाइम पे। ये हैं पॉरीफेरा के नोट्स, बस यहाँ तक हैं, यहाँ तक हमें पढ़ना है, उसके बाद हम मॉड्यूल से पढ़ेंगे। फर्स्ट है पॉरीफेरा फाइलम। पोरस होते हैं, यानी कि पॉरी का सिंगुलर फॉर्म पोरस लिखा हुआ है, ये पोर्स होते हैं इनमें। ओके, पोरस मीन्स पोर्स एंड फेरी मीन्स बियरिंग, यानी कि पोर बियरिंग एनिमल्स। पॉरीफेरा में स्पॉन्जेस आते हैं जिनके पास बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। ओके, कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। ओके, एंड जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैबिट एंड हैबिटेट, यानी कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं, हैबिटेट इनका कहाँ है। एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मेराइन। एक्वेटिक यानी कि पानी में रहते हैं, स्पॉन्जेस हैं तो वो पानी में ही रहेंगे। मोस्टली मेराइन, यानी कि मेराइन वाटर में ज़्यादा रहते हैं। फ्यू फ्रेश वाटर, कुछ होते हैं ऐसे जो फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि स्पॉन्जिला। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं। ओके, इट इज़ अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज ऑल्सो। एंड स्पॉन्जेस आर sessile, मीन्स इट इज़ फिक्स्ड। sessile मीन्स फिक्स्ड, मतलब लोकोमोशन उसमें है ही नहीं, कोई चीज़ फिक्स हो जाती है उसमें लोकोमोशन नहीं होती है। और स्पॉन्जेस sessile होते हैं। एंड दे आर सॉलिटरी एंड कॉलोनियल। सॉलिटरी यानी कि होते हैं ना कोई लोग सॉलिटिट्यूड, यानी कि मतलब सिंगल रहना पसंद करते हैं, तो सॉलिटरी यानी कि सिंगल। कॉलोनियल, कॉलोनी बना लेते हैं। कॉलोनी कैसे बनती है, ग्रुप्स के फॉर्म में, तो इन ग्रुप्स में भी रहते हैं स्पॉन्जेस। एंड इनका बॉडी फॉर्म कैसा होता है, यानी कि इनकी शेप कैसी होती है। इनकी शेप ट्यूब्यूलर होती है, फ्लावर वेस की तरह भी हो सकती है। फ्लावर वेस होता है ना ऐसे फ्लावर का, उसकी तरह भी हो सकती है, और इर्रेगुलर भी हो सकते हैं। ओके, और आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पढ़ाया था इन माय प्रीवियस वीडियो, मैंने ये सब पढ़ा दिया था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी प्लान एंड ऑल दिस। तो अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, तो ये सब आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा ये सब क्या है। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल होता है। एंड इनकी सिमेट्री मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं, और कुछ इनमें रेडियली सिमेट्रिक होते हैं, जैसे कि ल्यूकोसोलेनिया और साइकोन। ये एग्जांपल्स हैं स्पॉन्जेस के। उसके बाद इनका बॉडी प्लान कैसा होता है, सेल एग्रीगेट टाइप। ओके, एंड ये स्पॉन्ज का डायग्राम बना हुआ है। इट इज़ अ रफ डायग्राम, एंड जिससे स्पॉन्ज चिपका हुआ रहता है नीचे, उसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेटम। स्पॉन्ज का सबस्ट्रेटम है ये। उसके बाद जब पानी एंटर होता है स्पॉन्ज के अंदर, तो वो एक पोर के थ्रू एंटर होता है। उस पोर का नाम है ऑस्टिया, जो कि एक माउथ लाइक होता है। माउथ लाइक क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ से वाटर यानी कि पानी अंदर आता है। ओके, और पानी अंदर ऑस्टिया से ही आता है, ऑस्कुलम से नहीं आता है। पानी अंदर यहाँ से आएगा इन पोर्स की मदद से, उसके बाद ऊपर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऊपर से बाहर निकल रहा है, यानी कि ये एनस लाइक हो गया ऑस्कुलम। ये ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं ऑस्कुलम। पानी यहाँ से अंदर आता है और यहाँ से बाहर जाता है स्पॉन्ज में। अब इस रफ डायग्राम से हम लोग स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, जिनमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, इनमें इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे फंक्शन होता है, ये समझ लेते हैं। जो इसकी सबसे पहली वाली लेयर होती है तो उनको हम बोलते हैं पिनाकोडर्म, और इनके जो सेल्स होते हैं वो होते हैं पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट्स। ये जो फर्स्ट वाली लेयर दिख रही है, ये है आउटर लेयर जो होती है पिनाकोडर्म। उसके बाद जो इसकी मिडिल लेयर आती है, ओके, मिडिल लेयर आती है यानी कि ये वाली लेयर। इस मिडिल लेयर को बोलते हैं मीजेनकाइमल और मीजोनियल। ये मिडिल लेयर होती है और इसमें सेल्स होते हैं। फर्स्ट आउटर लेयर में भी सेल्स थे और मिडिल लेयर में भी सेल्स हैं। जो सबसे इनर वाली सेल्स होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्वेनोसाइट। ठीक है, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होता है कोलार सेल। अब इसका डायग्राम भी पढ़ेंगे कोलार सेल का, एंड इट इज़ वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट। फॉर्म इनर लेयर कौन सी लेयर, क्वेनोडर्म। ओके, एंड
कैरेक्टरिस्टिक सेल है लाइन स्पॉन्जोसिल। स्पॉन्जोसिल क्या है? ये कैविटी है, ये कैविटी है। स्पॉन्जेस के अंदर जो कैविटी होती है उसको स्पॉन्गोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं। और जो क्वेनोसाइट होते हैं यानी कि जो इनर मोस्ट वाली लेयर होती है ये इसी को लाइन करके रखती है, स्पॉन्गोसील को। एंड सम कैनाल्स। ओके, एंड हमने पढ़ लिया आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। अब ये कोलार सेल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कोलार सेल जो होता है इसके फंक्शंस होते हैं कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर। कोलार सेल ये क्वेनोसाइट्स है ना, ये यही वाले सेल्स है, गोल 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 अंदर में जो रेड कलर के दिख रहे हैं ना, यही है कोलार सेल। और इनमें फूड वैक्यूल्स मिलते हैं, न्यूक्लियस मिलता है। ओके, फूड वैक्यूल क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन होता है, वाटर एंटर होता है ऑस्टिया से एंड वाटर अंदर आता है, तो वाटर के साथ साथ फूड पार्टिकल भी आते हैं जो यहाँ जाके फंस जाते हैं और वो डाइजेशन करते हैं यहाँ पे। ओके, यानी कि यहाँ पे डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है और इस वजह से यहाँ पे फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये कोलार है और इसके अंदर से एक फ्लैजिला निकलता है, फ्लैजिला। एंड कोलार सेल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ पॉरीफेरा एंड ऑफ स्पॉन्ज। अब यहाँ पे मिडिल लेयर में, ये जो मिडिल लेयर है ये वाली मेसेनकाइमल जिसको बोलते हैं, मेसोनियल, इसमें सेल्स भी मिलते हैं और यहाँ पे स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स भी मिलते हैं। ये क्या करते हैं? ये स्पॉन्ज को सपोर्ट करते हैं। फॉर्म स्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का स्केलेटन बनाते हैं कौन? स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। ओके, और ये मिडिल लेयर में पाए जाते हैं और यानी कि ये सपोर्ट करते हैं स्पॉन्ज को। और ये मिडिल लेयर में कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एमीबोसाइट्स। एमीबोसाइट्स में भी बहुत सारे सेल्स हैं, 1 2 3 4 5। ओके, पहला है आर्केरोसाइट्स। आर्केरोसाइट्स को हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। यानी कि टोटीपोटेंट सेल वो होते हैं जो डिवाइड करते ही रहते हैं, करते रहते हैं। दे हैव द पोटेंशियल टू डिवाइड। ओके, इनको हम लोग बोलते हैं आर्केरोसाइट्स। दूसरा है ट्रोफोसाइट्स जिनको हम लोग नर्स सेल बोलते हैं। और सब जानते हैं कि जो नर्स सेल होती है वो हमेशा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। एंड थीजोसाइट, थीजोसाइट का काम है बस फूड को स्टोर करके रखना। एंड स्क्लेरोब्लास्ट, स्क्लेरोब्लास्ट यानी कि इसमें दो तरीके की सेल्स आती हैं जो स्पिक्यूल्स बनाती हैं। पहला है कैल्क्लोब्लास्ट एंड दूसरा सिलिकोब्लास्ट। कैल्क्लोब्लास्ट नाम से ही पता चल रहा है ये कैल्शियम वाले स्पिक्यूल्स बनाएंगे, और ये सिलिकोब्लास्ट नाम से ही पता चला है ये सिलिकॉन वाले स्पिक्यूल्स बनाएंगे। और ये लास्ट वाला ये जो सेल है ये स्पॉन्गियोब्लास्ट है। स्पॉन्गियोब्लास्ट नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पॉन्जिन फाइबर बनाएंगे। ओके, तो ये सारे सेल्स जो होते हैं ये मिडिल लेयर के सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एमीबोसाइट्स। तो ये वाला डायग्राम क्लियर हो गया होगा। और ये ऑस्टियम और ये ऑस्कुलम, ऑस्कुलम सबसे ऊपर वाला पोर्शन को बोलते हैं ऑस्टियम। ऑस्टिया होता है जहाँ से वाटर एंटर होता है। अब पॉरीफेरा में कुछ सिस्टम्स होते हैं जिनका नाम है कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम नहीं है। अगर वाटर कैनाल सिस्टम लिखा होता तो वो कानोडार्मेटा में आ जाता, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक्स भी बिगेस्ट मिस्टेक हो जाती है नीट एग्ज़ाम। तो ये जो लिखा है वही याद करना है पॉरीफेरा में। कैनाल सिस्टम इसी को ही बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और इसमें पोर्स प्लस कैनाल फॉर्म कैनाल सिस्टम। एंड दिस इज़ अ रफ डायग्राम ऑफ पॉरीफेरा। यहाँ से वाटर एंटर होता है तो फूड पार्टिकल भी इसके अंदर चला जाता है, ओके, और यहाँ से बाहर निकल जाता है पानी। ये फर्स्ट वाली लेयर पिनाकोडर्म है, मिडिल लेयर मेसेनकाइमल है और इनर मोस्ट लेयर क्वानोडर्म है, और अंदर जो कैविटी है वो स्पॉन्गोसील है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, पानी अंदर आता है ऑस्टिया की मदद से, और कौन सी कैविटी में अंदर आ जाता है, पानी अंदर आता है कौन सी कैविटी में, स्पॉन्गोसील, और वो कहाँ से बाहर निकल जाता है, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है और आउट हो जाता है। इस सब प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे फूड भी एंटर हो जाता है जिससे कि उसको न्यूट्रिशन मिलती है पॉरीफेरा को। एंड उसमें गैसेस एक्सचेंज भी होती है, वाटर आ रही है जा रही है तो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज भी होती है, यानी कि उसका रेस्पिरेशन भी हो गया।
एंड रिमूवल एक्सक्रीटरी वेस्ट, यहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर भी चला जाता है, यानी कि उसका एक्सक्रीशन भी हो गया। एंड ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स, यानी कि जब वाटर अंदर आएगा तो यस पॉरीफेरा में गैमेट्स होते हैं, तो यहाँ से पानी जब अंदर आएगा तो वो अपने साथ साथ वो गैमेट्स को भी अंदर लेके आएगा। पॉरीफेरा में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है कोलार सेल में, एंड रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन, वाटर आता है जाता है डिफ्यूजन से, एक्सक्रीशन भी डिफ्यूजन से, और इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, अमोनिया। ठीक है, इसमें नर्व सेल नहीं होती है। ठीक है, नर्व सेल किस में पाई जाएगी, वो सीलेंट्रेटा में पाई जाएगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इसका दो तरीके से होता है, पहला है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। तो पहले हम लोग एसेक्सुअल पढ़ते हैं। एसेक्सुअल में दो मेथड्स आते हैं, फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग। बडिंग भी अब दो तरीके की होती है, एक्सोजिनस बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग, और ये तभी होती है जब फेवरेबल कंडीशन होती है। एक्सोजिनस एंड एक्सटर्नल बडिंग मतलब क्या होता है, यानी कि ये स्पॉन्ज है और स्पॉन्ज के एक्सटर्नल सरफेस से एक बड निकल रही है, यानी कि एक्सोजिनस बडिंग हो रही है, और ये तभी होगा जब फेवरेबल कंडीशन होगी, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो एंडोजिनस बडिंग होगी, यानी कि जो बडिंग होगी वो अंदर होगी, स्पॉन्ज के अंदर होगी। ये वाला जो सरफेस है ना, ये सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर ये जो बन रहे हैं ना, ये आर्कियोसाइट्स हैं। ये क्या है, आर्कियोसाइट्स हैं, और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग गेम्यूल बोलते हैं। और ये जो है ना, जब ये पूरा भर जाएगा, जब पूरी बडिंग हो जाएगी, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे और नए नए स्पॉन्ज बनाएंगे। ओके, ये इंटरनल बडिंग हो गई इनकी। उसके बाद आते हैं सेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल यानी कि मोनोशियस। ठीक है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट मतलब होता है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही बॉडी के अंदर होती है। तो स्पॉन्ज के अंदर ऐसा ही होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही बॉडी के अंदर होती है, लेकिन वो एक ही बॉडी के अंदर फ्यूज़ नहीं हो पाती है। फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है, लेकिन ना वो एक ही बॉडी के अंदर वो फ्यूज़ नहीं हो पाते, उनको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होता है, लेकिन सेल्फ नहीं होता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये यहाँ से निकलेंगे। और क्यों ऐसा होता है कि क्यों अंदर जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर ही हैं तो वो क्यों फ्यूज़ नहीं हो पाते, वो इस वजह से क्योंकि स्पॉन्जेस के अंदर प्रोटोगाइनस कंडीशन मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड एंड मैच्योर फर्स्ट। इस स्पॉन्ज में क्या होगा, यहाँ पे जो मेल और फीमेल होंगे, यहाँ पे फीमेल वाले जो होंगे स्पॉन्ज, ये जल्दी मैच्योर हो जाएंगे एज़ कंपैरिजन टू मेल गैमेट। तो मेल गैमेट मैच्योर हुआ ही नहीं है, तो वो उसको फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगी। तो यहाँ से जब वाटर आएगा तो वाटर अपने साथ साथ गैमेट को भी ले उड़ता है, और यहाँ से जाके यहाँ आ जाएगा मेल गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यहाँ दूसरे स्पॉन्ज में फ्यूज़ होते हैं, इस स्पॉन्ज में नहीं, ऐसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। ये फर्स्ट स्पॉन्ज है, ये सेकंड स्पॉन्ज, ये दूसरा स्पॉन्ज है। अब आते हैं इसके डेवलपमेंट के बारे में। इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है इसमें लार्वा प्रेजेंट होगा। तो ये लार्वा है पैरेन्काइमुला एंड एम्फीब्लास्ट। ठीक है, ये पैरेन्काइमुला किसका लार्वा है, ल्यूकोसोलेनिया का है, एंड एम्फीब्लास्ट किसका लार्वा है, साइकोन का लार्वा है। और ये अब सारे ये स्पॉन्ज के एग्जांपल्स दिए गए हैं, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये पूरा स्पॉन्ज का एग्जांपल है। पहला है ल्यूकोसोलेनिया, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज। फिर दूसरा है साइकोन, जिसको हम लोग साइफा बोलते हैं, और स्पॉन्जिला जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, और यू स्पॉन्ज जो कि एक बाथ स्पॉन्ज है, और यूस्पॉन्जिया जो है इसमें सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, स्पिक्यूल्स नहीं रहते हैं। ये सभी कॉमन नेम है इसके। एंड यूप्लेक्टिला कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसको हम लोग वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। इसमें एक सेंटेंस है जो याद करना पड़ता है, टिल दैट अस डू पार्ट। ठीक है, और ये जो रहता है ये एक फ्लावर की तरह रहता है, जिसको जापान में यूज़ करते हैं। ठीक है, एज अ ब्राइडल गिफ्ट, यानी कि जब शादियों में जाते हैं तो इसको ले करके जाते हैं, और ये गिफ्ट होता है, इट इज़ अ ब्राइडल गिफ्ट। ठीक है, इसको शादियों में दे देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक
मेल वाला गैमेट और फीमेल वाला गैमेट फंसा रहता है इस वजह से, और ये बाहर नहीं निकल पाता। ये फ्लावर इसी तरीके से ऐसा रहता है कि गैमेट्स बाहर ही नहीं निकल पाते, चाहते हैं बाहर निकलना लेकिन नहीं निकल पाते। तो इस वजह से इसको ये बोलते हैं एज अ ब्राइडल गिफ्ट दिया जाता है जापान में। और जो इसका लास्ट एग्जांपल है वो क्लायूना है। इट इज़ अ बोरिंग स्पॉन्ज बट इट इज़ वेरी हार्मफुल। इट इज़ अ बोरिंग स्पॉन्ज बट इट इज़ हार्मफुल स्पॉन्ज ऑल्सो। क्यों है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल? क्योंकि क्रिएट्स पोर्स ऑन शेल ऑफ पियर ऑस्टर। जो पियर ऑस्टर होता है उसके जो शेल होते हैं उसमें ना ये छेद कर देता है, पोर बना देता है। इस वजह से ना ये बोरिंग स्पॉन्ज होता है लेकिन ये वेरी हार्मफुल स्पॉन्ज भी है। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स थे इसके, और ये रटना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। पॉरीफेरा मॉड्यूल से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और इस नोट्स का भी।